चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाला है थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इंडियाज इंटरनल चैलेंज। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि इंडिया में आजादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुए, ठीक है, कौन से स्टेट में प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसको कैसे सॉल्व किया गया, इन सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बात करेंगे द अनरेस्ट इन पंजाब। अब पंजाब में जो सिनेरियो अकर हुआ आजादी के बाद, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके अखिली दल ये एक पॉलिटिकल पार्टी आपके पंजाब में, जिसने 1973 में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिस रेजोल्यूशन का नाम क्या रखा है इन्होंने, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। अब जब ये रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया तो पास करते टाइम इन्होंने कुछ डिमांड्स रखे थे। डिमांड्स क्या रखी थी? डिमांड ये रखा था, पहला डिमांड ये था कि इनका डिमांड ये था कि जो पंजाब का जो हिस्सा है, पंजाब के हिस्से में चंडीगढ़ को भी क्या करना चाहिए, इनको इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी एरियाज है जहां पे पंजाबी है, जो भाषा बोली जाती है लोगों के द्वारा, उन सभी एरियाज को भी क्या पंजाब में इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ बोला गया कि आपकी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, यानी जो भर्ती होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, सिखों की होनी चाहिए। और पंजाब स्टेट को और भी ज्यादा पावर देना चाहिए, और भी ज्यादा छूट देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से चीजों को क्या कवर अप कर सके। वहीं पे अकाली दल जो है, आपकी इलेक्शंस हुए तो अकाली दल ने क्या इलेक्शन जीत लिए ईयर 1977 में, जहां पर इन्होंने ये चार डिमांड्स तो रखे। इस चार डिमांड के अलावा उन्होंने और डिमांड्स ऐड किए। अब इन्होंने डिमांड ऐड क्या किया, लार्ज शेयर ऑफ रिवर वाटर फॉर पंजाब। अब यहाँ पे क्या होता है, जब दो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जब दो स्टेट्स होती है, दो स्टेट्स के बीच में क्या होता है, आपका एक नदी क्या पास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है और एक स्टेट, अब ये बीच में एक नदी पास हो रही है, तो होता क्या कि जो आधी नदी होती है वो किसके पास जाती है, एक स्टेट के पास, और जो आधी नदी होती है वो एक स्टेट के पास जाती है। अब यहाँ पे पंजाब अकाली दल ने डिमांड ये रखा कि ये जो नदी बह रही है, इस नदी का जो ज्यादा हिस्सा होना चाहिए वो किसके पास होना चाहिए, वो पंजाब के पास होना चाहिए। और एक जो लास्ट डिमांड इन्होंने रखी है कि जो अमृतसर है, अमृतसर को एज अ होली सिटी का क्या स्टेटस देना चाहिए। फिर राइज ऑफ भिंद्रानवाला, सॉरी, हाँ, खालिस्तान मूवमेंट। अब यहाँ पे ईयर 1980 के बाद से खालिस्तान मूवमेंट चालू हुआ, जहां पर अब पंजाब में ये डिमांड रखी गई, ये मांग रखी गई कि भैया हमें जैसे आपका हिंदुस्तान हुआ, जैसे पाकिस्तान हुआ, वैसे सिखों के लिए क्या होना चाहिए, एक अलग सी कंट्री होनी चाहिए जिसका नाम हम क्या रखेंगे, खालिस्तान क्या रखेंगे। और इस खालिस्तान के मैटर को हाईलाइट करने में, इस मैटर को और भी ज्यादा बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ क्या माना जा रहा था, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अकाली दल के जो लीडर थे उस टाइम पे कौन थे, संत हरचरण सिंह लोंगोवाला थे, ठीक है। अब ये क्या कर रहे थे, ये जो पूरा प्रोटेस्ट था खालिस्तान को लेकर, क्या पूरा जो प्रोटेस्ट था खालिस्तान को लेकर, इसको क्या गाइड कर रहे थे कि हमें ये एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें यहाँ पे धरना देना चाहिए, हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। और वो कहाँ पे बैठ के कर रहे थे, वो कहीं और से नहीं, वो गोल्डन टेम्पल जो था, उस गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर का, उसमें से बैठ के अपने सारे जो एक्टिविस्ट थे उन सभी को क्या गाइड कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं जो भिंद्रान वाले का क्या आया, अब भिंद्रान वाला जो एक पर्सन थे, ये पर्सन खालिस्तान के मैटर को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जहां पर ये चाहते थे भैया हाँ, पंजाबियों का भी क्या होना चाहिए, एक अलग सा स्टेट होना चाहिए, ठीक है, अलग सा एक राज्य होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, इसका नाम खालिस्तान होना चाहिए, ठीक है। अब इनके जो भिंद्रान वाले के जो फॉलोअर्स थे, वो सारे जो फॉलोअर्स थे वो आर्म्ड फॉलोअर्स थे, मतलब वो वायलेंस में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। और वो सभी कहाँ गैदर हो गए थे, वो सभी गोल्डन जो टेम्पल था अमृतसर का, वहां पे गैदर हो गए थे। समझ में आ गया। अब धीरे धीरे जो पूरे पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटीज क्या चालू हो चुकी थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं भिंद्रान वाले को, भिंद्रान वाला ये जो थे, इनको अरेस्ट कर लिया है, कौन सी ईयर में, ईयर 1981 में अरेस्ट कर दिया गया। किसके मर्डर में, एक न्यूज पेपर एडिटर जिनका नाम लाला जगत नारायण था, इनके मर्डर केस में इनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। वहीं पे सिचुएशन अब बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, ठीक है। अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि देश में से स्टेट गवर्नमेंट का रूल हटा के प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा पंजाब में ईयर 1983 में। साथ ही साथ भिंद्रान वाले को अमृतसर से शिफ्ट करके अक्कल तख्त लेके जाना पड़ा। अब जो फॉलोअर्स थे किसके, भिंद्रान वाले के, इन्होंने क्या किया, ये जो गोल्डन टेम्पल था, इस गोल्डन टेम्पल को क्या पूरा कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके क्या कर लिया, एक बैरिकेड की तरह, जो सैंड बैग्स होती है, सैंड बैग्स को लगा लिया। आपने देखा होगा ना कि जब अपने फौजी होते हैं वो क्या करते हैं, बैग के ऊपर बैग रख लेते हैं, तो एक दीवार जैसी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे इन्होंने क्या, आपका जो गोल्डन टेम्पल था, गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द पूरा इसी तरीके से क्या कर दिया था, एक बाउंड्री बना दी थी, जिसकी वजह से जो टेम्पल, अब टेम्पल नहीं दे रखा था, एक किले की तरह क्या दिख रहा था, जो लड़ाई के लिए क्या यूज किया जा रहा है।
वहीं पे अगर बात करते हैं अब फिर जो दूसरा है ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब पूरा का पूरा जो गोल्डन टेम्पल था वो कैप्चर कर लिया गया था। अब जरूरत यहाँ पे ये आन पड़ी थी कि अब कहीं ना कहीं हमें इस गोल्डन टेम्पल को क्या छुटकारा दिलाना पड़ेगा, टेररिस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसी के लिए क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार है। अब ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ये कौन से ईयर में हुआ, ईयर 1984 में हुआ। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी जो जवाबदारी थी किसको दी गई, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को दी गई। जहां पर ये जो ऑपरेशन था ये स्टार्ट कब हुआ, 3 जून 1984 को स्टार्ट हुआ, खत्म कब हुआ, 6 जून 1984 को खत्म हो गया। अब इस ऑपरेशन का मेन मोटिव ये था कि ये जो गोल्डन टेम्पल, इस गोल्डन टेम्पल पे जितने भी टेररिस्ट है उन सभी टेररिस्ट को हमें क्या करना है, गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाल के लेकर आना है। और इंडियन आर्मी ने बहुत सावधानी से, बहुत चालाकी से काम किया और चालाकी से काम कर गोल्डन टेम्पल को फ्री क्या करवाया। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका आउटकम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो बिंद्रान वाले थे और बाकी सारे जो टेररिस्ट थे जो बिंद्रान वाले के साथ है उन सभी की क्या मौत हो चुकी है। फिर वहीं वापस से 2 साल बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर लाया गया ईयर 1986 में सेम इशू को लेकर कि जहां पर क्या हुआ कि कुछ जो टेररिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज चालू कर दी आपके गोल्डन टेम्पल में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद, मैं आपको कह दूं कि पंजाब में कहीं ना कहीं जो बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी, शांति नहीं थी, वो सभी शांति का शुरू होना चालू हो गया था। वापस एक सुख शांति वाला माहौल आपके पंजाब में क्रिएट होने लग गया था। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बात करेंगे, आगे क्या है, अब इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब हमने यही देखा है कि पंजाब में मैटर क्या था, चल रहा था। पंजाब में हमने देखा कि पंजाब में अकाली दल ये पार्टी जो हुआ करती इसने कई सारे डिमांड्स रखे, ठीक है, पावर में आई तो इसने खालिस्तान फिर कई सारे मैटर रखे। फिर खालिस्तान का जो मैटर है वो उठ के आया। जब खालिस्तान का मैटर उठ के आया तो किस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, बिंद्रान वाले भाई साहब आए, बिंद्रान वाले आए तो उन्होंने क्या किया, गोल्डन टेम्पल को कैप्चर किया। तो गोल्डन टेम्पल को फ्री कराने का ऑपरेशन ब्लू स्टार आया, फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या, और ईयर 1986 के बाद पंजाब में सुख शांति वाला माहौल धीरे धीरे क्या आने लग गया। अब इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अब ऐसे कौन से इश्यूज है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न करते। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें जो स्टेट से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसमें अगर मैं बात करूं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सभी ऐसे आपके स्टेट से जो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज के साथ क्या कहते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। और इन सभी स्टेट्स की अगर मैं यूनिकनेस की बात करूं तो ये सभी स्टेट जो बहुत ज्यादा यूनिक है, ठीक है, अपने आप में ही, अपने आप में ही क्या थे, बहुत ही ज्यादा अलग थे, ठीक है, अपने एथनिक को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपनी कल्चर को लेकर। अब यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कोशिश की जो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज है इन सभी स्टेट्स में, इन सभी को कंट्री के मेन स्ट्रीम में लाए। जिस तरीके से बाकी सारे हमारे जो दोस्त होते हैं, बाकी सारे स्टेट्स की जो लोग रहते हैं वो मिलजुल के रहते हैं, वैसे इनको भी क्या लाया जाए। इस वजह से इन्होंने क्या लॉन्च किया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी लॉन्च की आपके ईयर 1954 में। अब ये कवर कौन से रीजन कर रहे थे, ये कवर रीजन कर रहे थे जितने भी नॉर्थ आसाम के जितने भी नॉर्थ ट्राइबल रीजन से उनको, साथ ही साथ ऐसे जितने भी कंट्री से जो साइनो इंडियन मतलब चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे थे उनके साथ उनको क्या कवर किया था। अब मेन पर्पस क्या था, ये आपका नेफा लॉन्च करने का मेन पर्पस ये था कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनको डेवलप किया जाए, साथ ही साथ उनका जो कल्चर है, उनकी जो यूनिकनेस है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी दिया गया, जो 6th शेड्यूल था, 6th शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन दिया गया क्या, ट्राइबल एरियाज के लिए। साथ ही साथ नेफा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेफा 1965 में जो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था नेफा का, क्या, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, या ये किसके हाथों में दे दिया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाथों में दे दिया कि भैया अब आपकी जवाबदारी बनती है कि ये सारे जो स्टेट्स हैं इन सारे स्टेट्स को डेवलप करने का और साथ ही साथ इनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लेकर आने का, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 क्या पास किया गया, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दी जा रही थी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को लेकर, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, और साथ ही साथ कैसे फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं इन सभी स्टेट्स में, इसको लेकर। समझा। अब एक एक करके हम मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे इश्यूज क्या थे, यहाँ पे मुद्दे क्या थे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थे। सबसे पहली चीज अगर मिजोरम की बात करें तो इंडिपेंडेंस की ठीक बाद जो मिजो मेजोरिटी एरियाज थे, मिजो मेजोरिटी एरियाज मतलब एक ऐसा इलाका जहां पे मिजो लोग जो थे बहुत ज्यादा थे। मिजो मेजोरिटी एरियाज जो थे आपके लुशाई हिल्स के, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी गई थी, यानी उनको किस तरीके से अपना सिस्टम लेके चलना है, किस तरीके से काम धाम करना है, इसकी क्या छूट क्या दी गई थी। अब ईयर 1953 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, जिनका काम था
स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना उनकी भाषा के बेसिस पे, उनके कल्चर के बेसिस पे, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस थी मिजो पीपल की, उसको क्या एक्सपेक्ट किया, ठीक है। साथ ही साथ मिजो लीडर्स ने डिमांड किया कि हमें क्या चाहिए, हमें एक ऑटोनोमस मिजो प्रोविंस चाहिए, कि ये जो मिजो पीपल्स के लिए एक अलग सा क्या स्टेट होना चाहिए, और वो फ्री होना चाहिए, ठीक है, अलग होना चाहिए। अब वो अपने हिसाब से काम करे ऐसा। यह 1959 में जो मिजोरम में कई सारे इश्यूज आए, जिनमें से एक इशू ये था कि मिजोरम में आपका क्या सूखापन पड़ गया था, जिसके वजह से सूखापन, भूखमरी जैसी सिचुएशन आ गई थी। उस टाइम पे जो लाल डेंगा थे, लाल डेंगा ने मिजोरम के जितने भी लोग थे उन सभी को बहुत ज्यादा हेल्प किया। यह 1961 में मिजोरम में जो लाल डेंगा जी थे, लाल डेंगा जी ने क्या किया, मिजो नेशनल फ्रंट करके आपका एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया। अभी जो मिजो नेशनल फ्रंट था, ठीक है, इसने डिमांड किया किसका, ग्रेटर मिजोरम का, जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर और लुशाई हिल्स जैसे एरिया भी का इंक्लूड किए जाने चाहिए। अब यह 1966 में जो मिजोरम नेशनल फ्रंट था, इसने क्या कर दिया, मिजोरम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्या कह दिया, कि जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, वो सारे काम अपने हिसाब से करेगी, अपने हिसाब से चीजों को क्या रन करेगी। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिनका नाम क्या था, इंदिरा गांधी था। अब उन्होंने जो लोग थे, जो भागी थे, जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन आवाजों को क्या सप्रेस कर दिया, दबा दिया, ठीक है। अब यह 1972 में मिजोरम को एक फुल फ्लेज स्टेटस दे दिया गया, किसका, ये क्या, एक यूनियन टेरिटरी है। अब यह 1985 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ क्या एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जहां पे मिजोरम फिर क्या बन गया, एक फुल फ्लेज स्टेट क्या बन गया। और उसके चीफ मिनिस्टर कौन बने, लाल डेंगा उसके पहले चीफ मिनिस्टर क्या बने। नेक्स्ट क्या आता है आपका, नागालैंड आता है। अब नागालैंड में जो नागा ट्राइब था, ठीक है, नागा ट्राइब को क्या बोला जाता है, मार्शल ट्राइब क्या बोला जाता है। ये कहां पे रहते थे, ये आपका जो ईस्टर्न हिमालय है उसमें रहा करते थे, नागा हिल्स में रहा करते थे, नागा हिल्स और असम बॉर्डर और कुछ जो पार्ट है म्यांमार के, उसमें रहा क्या करते थे। अब यह 1946 में जो एजुकेटेड नागा था, मतलब जो नागा कम्युनिटी के कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नागा नेशनल काउंसिल क्या इस्टेब्लिश किया। अब उनके जो लीडर थे उस टाइम पे कौन थे, अंगमी जापू फिजो थे, जिन्होंने डिमांड किया कि भैया हमें नागालैंड क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहिए, बाकी स्टेट के साथ, बाकी कल्चर के साथ हमें मर्ज चाहिए नहीं। यह 1954 में आपका क्या किया, जो नागा नेशनल काउंसिल था, उन्होंने इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड का इस्टेब्लिश किया। अब यह 1955 में अब क्लैशेस हुए किसके बीच में, नागास के बीच में, और जो असम राइफल सोल्जर थे उसके, उन दोनों के बीच में, किस चीज को लेकर, जो आर्मी की जो मिलिट्री की जो एक्शंस होते, जो एक्टिविटी है उसको लेकर। अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा नेशनल काउंसिल के बीच में कई सारी बातचीत हो रही थी कि हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सके। नागा नेशनल काउंसिल अपनी बातें रख रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बातें रख रहा था, दोनों एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नागालैंड को हम क्या दे देंगे, आपका एक यूनियन टेरिटरी का क्या स्टेटस दे देंगे, जो भी नागा मेजोरिटी टेरिटरी होगी उनको। अब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड क्या बन गया, एक फुल फ्लेजेड स्टेट क्या बन गया, जहां पे जितने भी नागा मेजोरिटी एरियाज मतलब जितने भी एरियाज में नागा का जो पॉपुलेशन था वो ज्यादा था, उन सभी एरियाज को क्या किया, नागालैंड में ऐड कर दिया। साथ ही साथ यूसांग का कुछ जो पार्ट था वो भी आपका नागालैंड में क्या ऐड किया गया। अब आसाम की बात करते हैं। आसाम में अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ, यह 1983 में कुछ स्टूडेंट्स जो थे आसाम के, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। क्यों प्रोटेस्ट करना चालू किया, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जब पार्टीशन हुआ तो आपका पाकिस्तान दो बना, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। अभी वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा क्या करता था, जुल्म करता था। इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं, वो वहां के लोग अपनी कंट्री से भाग भाग के कहां पे आ रहे थे, आसाम के थ्रू इंडिया में क्या घुस रहे थे, ठीक है। आगे चल के 1971 में इंडिया ने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वेस्ट पाकिस्तान से लड़ाई करके, और ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया, आपका बांग्लादेश के नाम से क्या बाहर निकल कर आया। समझ में आ गया। तो यही जो आसाम के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया कि भैया बहुत ही लार्ज नंबर्स पे जो आपके जो बंगाली है ना, आपके जो ईस्ट पाकिस्तान के जो माइग्रेंट्स है, वो क्या रहे थे, इंडिया में घुस रहे थे। अब यहाँ 1985 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द्वारा, होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान द्वारा, और जो आसामी लीडर थे प्रफुल्ल कुमार महतो द्वारा, ठीक है। अभी एग्रीमेंट ये कह रहा था कि जितने भी बांग्लादेशी पीपल्स है, ठीक है, जितने भी लोग बांग्लादेश से भाग के आए थे और असम में एंटर हुए इलीगली, उन सभी को क्या वापस से आपका बांग्लादेश का भेज दिया जाएगा। यह 1986 में इलेक्शंस हुए, प्रफुल्ल कुमार महतो क्या बन गए, आसाम के चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक स्टेप जो था उसने कहीं ना कहीं आपके आसाम में पीस एस्टैब्लिश करने में हेल्प की।
अब आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अगर मैं बात करूं, ईयर 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्या क्रिएट की गई। ईयर 1972 में जो नेफा था उसको रीनेम करके क्या रख दिया गया, आपका अरुणाचल प्रदेश नाम क्या दे दिया गया। मतलब अरुणाचल प्रदेश का मतलब क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी जमीन जहां पे सबसे पहले सूरज की किरणें क्या पड़ती हो, या फिर द राइजिंग सन। फिर उसके बाद अगर बात करूं 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश क्या बन गया, एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया इंडिया का। अब ईयर 1960 से लेकर 2000 तक जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया था, अब वो उसने बहुत ज्यादा मेच्योरिटी वाले स्टेप्स लिए और वो मेच्योर डेमोक्रेसी की तरफ क्या बढ़ता गया। अब जो रीजन जिसने क्या बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया, वो प्रोग्रेस किया किसके थ्रू, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, साथ ही साथ एजुकेशन के थ्रू और डेवलपमेंट के थ्रू। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो थर्ड चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। आपके नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा जो थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो पंजाब वाले जो इश्यूज थे, पंजाब वाले इश्यूज को देखा। साथ ही साथ आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या इश्यूज हुए, क्या कंसर्न थे, क्या रीजन थे, उन सभी चीजों को हमने यहाँ पे देख लिया। समझा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके। मिलते हैं और अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।